Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा था इन द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, बड़ी डिटेल से हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। लाइट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसको हम एक फोटो जो लाइट वाला रिएक्शन है हम उसको कहते हैं दैट इज़ द फोटो पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद हमने वो सिंथेसिस का फेज़ भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से द एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन दैट इज़ ट्रैप्ड बाय द leaves of the plants or the chloroplast or the chlorophyll, and that particular sun energy or the solar energy is converted into the chemical energy in the dark reaction of the photosynthesis। और उसमें हमारे पास बहुत सारे शुगर्स जिसका हमने जिक्र किया था कि जनरेट होते हैं, ट्रायोस शुगर्स हैं, हेक्सोजेस हैं। तो the food which is made during the process of photosynthesis, now plant has to break down that particular food and to get or harvest energy from the food, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्टली उस फूड सोर्स को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता। जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है इन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो एनर्जी है टू हार्वेस्ट दैट पर्टिकुलर एनर्जी, तो प्लांट एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करता है जिन रिएक्शन में जो एनर्जी है वो स्टेप वाइज रिएक्शन में उससे एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ यूनिवर्सल करेंसी फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट देयर सेलुलर वर्क। सो इन द सेकेंड फेज जो हमारा पहला जो टॉपिक था वो था फोटोसिंथेसिस का, जिसमें फूड जो है वो फूड की सिंथेसिस हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट कि किस तरीके से उस फूड को जो है वो उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो इसकी जो टैग लाइन है दैट इज़ जो टैग लाइन है द जनरेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी जो है वो किस तरह, जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई इस तरह की एनर्जी जो है वो खुद ब खुद किसी ऐसी चीज़ से जनरेट की जाती है। मतलब ये है कि एनर्जी जो प्लांट यूज़ कर सकता है या एनिमल यूज़ कर सकता है वो उस फूड से कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो देयर इज़ ए सेट ऑफ रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो सारे के सारे रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रहे होते हैं, चाहे वो सेल के अंदर हैं, चाहे वो सेल्स के दरमियान में हैं, चाहे वो टिश्यूज़ में हैं। बिकॉज हम जब बात करते हैं वो हम सेल के लेवल के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो सारे के सारे मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिज्म, जो सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जन के प्रोसेसेस होते हैं, एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बाहर निकालना है, किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, उनको सेल के अंदर पंप करना है। तो ये सारे के सारे इसके साथ साथ हमारे पास और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है एंड मैनी अदर पाथवेज। तो वो सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो सारे का सारा क्या है, वो उस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है। सो दिस पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि उस रिएक्शन की जो नेचर है वो क्या है। आइदर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ ऑफ सिंथेसिस, वो सिंथेसिस की नेचर है उसकी कि कोई चीज़ उससे बनाई जा रही है, नई चीज़ बनाई जा रही है बाय मिक्सिंग रॉ मटेरियल को मिला के, एनर्जी को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। तो वो जो हमारे पास रिएक्शन आता है हम उस रिएक्शन को कहते हैं एनाबॉलिज्म। और वो प्रोसेसेस जिनसे उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, सो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो हमारे पास मेनली जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन हम उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उन सारे रिएक्शन में फिर हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें सिंथेसिस हो रहे होते हैं बाय यूजिंग और बाय कंबाइनिंग रॉ मटेरियल एंड एनर्जी वी गेट कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वाइल इन कैटाबॉलिज्म उन्हीं पॉलीमर्स की, उन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी जो प्लांट को या सेल को मिलती है उस एनर्जी को फिर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। सो वी हैव अ सेलुलर रिस्पिरेशन।
तो जब हम बात करते हैं रिस्पिरेशन की, तो सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब है, सेलुलर रिस्पिरेशन की बात जो है वो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू वेज, वी हैव एरोबिक रिस्पिरेशन एंड वी हैव एन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस रिस्पिरेशन का जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो वो मेनली हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन को ही हम देखते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है, दिस इज द कंप्लीट, इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट होता है। एक ग्लूकोज मालिक्यूल को जब 3 फेजेस में गुजारा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए, तो उससे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है बाय यूजिंग द एरोबिक पाथवे और बाय यूजिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। लेकिन जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन दिस इज द पार्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मालिक्यूल में जो एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, उसकी पार्शली, मोस्टली जब हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एटीपी की तादाद है वो 36 to 38 एटीपी हम एक ग्लूकोज मालिक्यूल से हासिल करते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि वी गेट ओनली 2 एटीपी फॉर 1 ग्लूकोज मालिक्यूल। तो ये जो हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन, दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल बाय, और जो सेल है उससे वो एनर्जी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एटीपी जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और भी उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता, तो उसमें जो एनर्जी मिलती है उसकी जो एनर्जी है वो भी कम होती है। सो वी हैव, तो मेनली हमारा जो टॉपिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रिस्पिरेशन विच हैज़ फर्दर 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक लंबा चौड़ा चार्ट है जिसमें हमने कंपेयर किया है एरोबिक रिस्पिरेशन और एन एरोबिक रिस्पिरेशन को, कि व्हाट आर द, दिस इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट। हमने उन दोनों को कंपेयर कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, अगर कुछ बातें उनमें सिमिलर हैं और कुछ बातें जो हैं उनमें जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दोनों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर इन दोनों की नेमिंग है एरोबिक और एन एरोबिक की, दैट इज़ आइदर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है या नहीं होती। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स मोलिकुलर ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड हेयर इन द एनारोबिक रिस्पिरेशन इट डज नॉट रिक्वायर मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है, इट कैन अकर एंड इट अकर्स, डेफिनेटली इट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ और विदाउट द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड जो हमारे पास उसका डिफरेंस है इन दोनों में, वो है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, अब वो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मोस्टली हम ग्लूकोज को लेते हैं कि ग्लूकोज इज द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि वो प्लांट्स में भी मौजूद होता है, एनिमल्स में भी मौजूद होता है, तो ये कॉमन चीज़ है। हम इसीलिए इन दोनों में उसको डिस्कस करने के लिए हम ग्लूकोज को लेते हैं। बट मोस्टली द सबस्ट्रेट इन प्लांट्स इज सुक्रोज। सक्रोज की जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उस सक्रोज से जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो एरोबिक रिस्पिरेशन में दैट इज़ फुली ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से उससे एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली जो है एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, जबकि यहाँ पर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज़ इनकम्प्लीटली और पार्शली ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे जो एनर्जी है वो जो एनर्जी उनको हासिल होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, दैट इज़ फार मोर लेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है एंड प्रोडक्ट्स का। एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी है एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंड प्रोडक्ट्स में भी डिफर है, उसके एंड प्रोडक्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ जो है वो प्लांट को ज़रूरत होगी। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट कैन यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो क्या होता है, लेकिन हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो वो CO2 जो है वो यूज़ नहीं हो रही होती बॉडी में, तो उस CO2 को जो है वो एक्सहेल करना होता है, बॉडी से बाहर भेजना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन के ज़रिए एंड प्रोडक्ट के तौर पे बन रही है, उसमें से कुछ जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट जितनी वो यूज़ कर सकता है प्लांट, बाकी की CO2 को जो है वो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम, जिसको हम रिस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं, CO2 जो है वो मैक्सिमम जितनी भी हो सके प्लांट जो है वो उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन गैसेज एक्सचेंज भी होता है, इन्वायरमेंट में भी उसको भेजा जा सकता है, इन्वायरमेंट के साथ भी उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म। मेटाबॉलिक वाटर कौन सा वाटर होता है विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक पाथवे है, एरोबिक रिस्पिरेशन। ये कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक क्योंकि मेटाबॉलिज्म की ही एक टाइप है, उसी के हेड के नीचे ही हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दिस इज ए मेटाबॉलिक वाटर, वो ऐसा वाटर जो द टाइप ऑफ वाटर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सम मेटाबॉलिक पाथवे। किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से जो वाटर बन रहा होता है हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या है, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर, व्हाइल इन द एनारोबिक रिस्पिरेशन देयर इज नो मेटाबॉलिक वाटर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो उसका डिफरेंस है, अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म एंड पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो द स्टेप्स ऑफ द रिस्पिरेशन दे आर डिफर, इनकी जो लोकेशन है वो डिफर करती है। वी हैव ग्लाइकोलाइसिस, वी हैव क्रेब्स साइकिल, वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। So the glycolysis occurs in the cytoplasm, while the other processes of the respiration they occur in the mitochondria or the powerhouse of the cell. जबकि ये जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन है, ये सारे के सारा जो इसका प्रोसेस है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इसमें कोई ऑर्गेनेली इन्वॉल्व नहीं है। जबकि हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व है, जो एनर्जी के प्रोसेसेस हैं, क्रेब्स साइकिल, और सबसे ज़्यादा जिस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, दैट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, वो मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। तो नेक्स्ट वी हैव 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हमने इस सेकेंड डिफरेंस में देख लिया कि रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फुली ऑक्सीडाइज्ड। तो फुली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये है, we get 38 ATP molecules from a glucose molecules, while here we have partial or incomplete degradation or oxidation of a respiratory substrate. We get only 2 ATP molecules from a glucose molecule. The substrate is same, the nature of the substrate is same, here is glucose, और यहाँ पे भी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है, जो एनर्जी है, जो एक बेनिफिट है जो एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए इस रिस्पिरेशन के ज़रिए, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। हियर वी हैव 38 ATP मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो है वी हैव ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। So involves electron transport chain. The last step of the aerobic respiration is the ETC or ETS, which we call electron transport chain. जबकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो नॉट रिक्वायर्ड की मतलब ये नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कोई फंक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं होता, दैट इज एब्सेंट। So process runs continuously throughout the life in plants and animals. So this particular process, which we call aerobic respiration, it occurs or it continues throughout the life of the plants and organisms, while anaerobic respiration occurs continuously only in some microorganisms. So ये जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, फूड की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये एज ए एनर्जी के तौर पे जो यूज़ होता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि बाकी जो हैं वो उसको एज ए इस एनारोबिक रिस्पिरेशन को यूज़ नहीं करते, इस पाथवे को यूटिलाइज नहीं करते। इन अदर्स इट टेक्स प्लेस टेम्पररी फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफिशेंसी। तो कुछ जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उस इन दैट केस एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान जो मसल्स हैं दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन,
लेकिन जो ऑक्सीजन की जो हमारे पास इनटेक है वो एक जो है वो कम होती है। तो उस ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी के तौर पर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से उसमें बजाय एरोबिक रिस्पिरेशन होने के उसमें एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, और उसी वजह से ही हमें पट्ठों में जो है वो, या मसल्स जिसको हम कहते हैं, मसल्स में जो है वो पेन जो है वो महसूस होता है। तो these are the differences between aerobic and anaerobic part of respiration। तो नेक्स्ट हम जब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इन दोनों को बताते हैं किस तरीके से पाथवे, एनर्जी कहाँ से आती है और किस तरीके से उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो हेयर वी हैव लाइट एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन, वी हैव क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना थालाकाइड, एंड जिसमें क्या होता है, एनर्जी का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, द एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड इट इज in the form of a organic molecules. What are those organic molecules? These are glucoses, sugars, mostly they are triose sugars, and photosynthesis का जो product है वो oxygen भी है. It is actually the byproduct of the photosynthesis. So by the process of photosynthesis we get organic molecules or the food molecules plus oxygen. तो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है, ये जो प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस का, नाउ दीज टू बिकम substrate for cellular respiration in the mitochondria, organic molecule as well as oxygen. So these two enter into the respiration. Here the three steps are carried out: glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. And the food which was stored during the process of photosynthesis in the organic molecule, now it is extracted and it is stored in the form of ATP. That is a source, that is the universal energy currency for the organisms, and this particular ATP can be utilized for different purposes, different functions of the cell. So this ATP powers most cellular work. And then cellular respiration का जो product है वो है carbon dioxide and water which becomes substrate for photosynthesis. तो ये जो हमारे पास photosynthesis और cellular respiration है, ये जो है they are occurring simultaneously, they are occurring side by side. जो एक प्रोसेस का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट बन जाता है दूसरे रिएक्शन का, दूसरे पाथवे का, और यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, इसी तरह साइकिल में ही वो चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो यहाँ पे एटीपी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, हीट एनर्जी भी निकलती है। जो हीट एनर्जी है उसको, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो as we have discussed, the respiration is the catabolic pathway. So these catabolic pathways do not directly move flagella, pump solutes across the membranes, polymerase monomers or perform other cellular work. इसका क्या मतलब है कि जो भी कैटाबॉलिक पाथवे होता है वो कैटाबॉलिक पाथवे डायरेक्टली लिंक नहीं होता किसी भी वर्क को सेल में परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सेल ने क्या करना है, किसी भी सॉल्यूट को जो है वो मेम्ब्रेन से गुजारना है, या तो उसको सेल से बाहर एक्सक्रीट करना है, या उसकी इनटेक करनी है, उसको इनवर्ट जो है उसकी मूवमेंट करनी है। तो इस तरह नहीं होता कि कोई कैटाबॉलिक पाथवे जिस तरह रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, और रिस्पायरेशन डायरेक्टली इट विल फीड द सॉल्यूट, or it will affect the solute, or it will move the solute across the membrane, or it will move the flagella, or it will perform other cellular work. तो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म इज लिंक्ड टू वर्क बाय केमिकल ड्राइव शिफ्ट, और वो केमिकल ड्राइव शिफ्ट क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दैट पर्टिकुलर कैटाबॉलिक पाथवे will yield ATP, adenosine triphosphate, which will be used for variety of purposes for the cell. अब वो जो ATP, एक ग्लूकोज से 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। So now these 38 ATP molecules can be utilized for various purposes. Either the animals have to move the flagella, or they have to move the solutes across the membrane. They have to polymerize the monomers. Polymerize monomers का क्या मतलब है, डिफरेंट मोनोमर्स को ज्वाइन करके एक पॉलीमर बना देना। जिस तरह ग्लूकोज के डिफरेंट मोनोमर्स मिलते हैं और दे रिजल्ट इन ए पॉलीमर विच वी कॉल स्टार्च। परफॉर्म अदर सेलुलर वर्क, देयर आर वैरायटी ऑफ सेलुलर वर्क, मोलिकुलर लेवल के ऊपर जो है, बायोकेमिकल लेवल के ऊपर जो है, फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर है। दीज ऑल आर द सेलुलर वर्क and the energy which is formed during the catabolic pathway, now it can be used to drive those cellular work. So cell ATP अगर सेल के पास आ गई, so cell must regenerate ATP from ADP.
तो ये एडीपी जो है वो क्या है हमारे पास, ये एक रॉ मटेरियल है। क्या होता है कि जो एटीपी बन रही होती है इसका रॉ मटेरियल एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है। द सेल हैज़ टू रीजनरेट एटीपी बाय कंबाइनिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो जब भी एटीपी बन रही होती है, एटीपी में क्या होता है, ATP formation में these are the two substrate ADP adenosine diphosphate and inorganic phosphate, these two raw material or these two molecules combines and we will get adenosine triphosphate। तो ATP generation के साथ साथ plant has to regenerate ATP from these two compounds। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि रिस्पिरेशन असल में है क्या चीज़। रिस्पिरेशन की डेफिनेशन करते हैं। रिस्पिरेशन आर एरोबिक रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन का जो वर्ड है मोस्टली हम यूज़ करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के ज़रिए। एन एरोबिक रिस्पिरेशन जब भी उसको डिस्कस करना होता है, बताना होता है, तो हम उसको एन एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो साथ में मेंशन कर देते हैं। तो जब भी रिस्पिरेशन का वर्ड आता है तो मोस्टली वी टॉक अबाउट एरोबिक रिस्पिरेशन एंड दिस पर्टिकुलर टर्म वी आल्सो यूज इन अवर दिस चैप्टर। So what is it? It is the biological process in which organic compounds are oxidized in a controlled manner with the release of free energy। So जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है that is in a controlled manner। तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी की जनरेशन का, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ नॉट अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। इसको स्टेप वाइज फॉर्म में, स्टेप वाइज इस कंटिन्यूसली ग्रेजुअली इससे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। बिकॉज व्हेन वी डिस्कस द रिस्पिरेशन वी हैव 3 स्टेप्स विच आर लिंक्ड विद वन अनदर। ग्लाइकोलाइसिस है, वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस का जो सबस्ट्रेट है मोस्टली दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से जो एनर्जी है वो इन द ग्लाइकोलाइसिस देयर आर ऑलमोस्ट 10 रिएक्शंस, 10 स्टेप्स। उन 10 स्टेप्स के बाद जो है वो उसको क्या किया जाता है, 10 स्टेप्स के बाद उससे कुछ एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट आता है, नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बिकम अ सबस्ट्रेट विच इज़ पायरोवेट इनटू क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद वो जो हमारे पास NADH बनते हैं, दे फीड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ग्रेजुअली एनर्जी जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह नहीं होता कि ग्लूकोज मालिक्यूल्स की कंबस्शन हो गई या उसको किसी ऐसे तरीके से गुजारा गया कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट होगा और उसके साथ कोई और चीज़ कंबाइन होगी एंड ऑन द राइट साइड वी विल गेट एनर्जी ऑफ 38 ATP मालिक्यूल। दिस इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस, कंट्रोल्ड प्रोसेस, दिस इज नॉट अनकंट्रोल्ड। So what happens, it is the release of free energy which can be utilized or which can be stored or which is stored in the form of ATP, or in other words it is an intracellular oxidation process in which complex organic substances are broken down into simpler substances with stepwise release of energy। या हम किसी दूसरे वर्ड में इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन। इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, द स्टेप्स, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन दैट इज अकरिंग विद इन द सेल। This is the intracellular, within the cell oxidation. Oxidation is the breakdown process in which complex organic molecules like the carbohydrates, which we call glucose, are broken down into simpler substances with the stepwise release of energy। तो इन complex organic molecules को वो जो substrate है, it can be a sucrose for the plant or it may be glucose या इसके अलावा भी कुछ substrate हो सकता है। They are complex organic compounds, so those organic compounds are broken down into simpler substances। एक तो उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट किया जाता है और उससे एनर्जी भी उसी के साथ साथ जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो हेयर आर 2 थिंग्स, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू सिंपलर सब्सटेंसेस along with the stepwise release of energy। So the released free energy is transiently stored। transiently stored का क्या मतलब है, compound called ATP। transiently stored का क्या मतलब है, the energy which is coming from the respiration or from the substrate of the respiration from the glycolysis, that is transiently stored in the form of ATP। उसको परमानेंटली जो है वो स्टोर नहीं किया जाता बल्कि टेम्परेली उसको स्टोर कर लिया जाता है ATP की फॉर्म में। और फिर जैसे ही सेल को इस ATP की ज़रूरत होती है उस ATP से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और फिर ATP को दोबारा ADP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दे विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर ड्राइविंग वेरियस प्रोसेसेस। तो हेयर इज़ द सिंपल जो हमारे पास एक इक्वेशन है रिस्पिरेशन की, भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी हो सकते हैं,
सबस्ट्रेट जो है वो रिस्पिरेशन का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स हों, ग्लूकोज हों, इसके अलावा भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर और स्टेट जो है वो ऑर्गेनिज्म की क्या है, उसके पास अवेलेबिलिटी कौन से कंपाउंड्स की है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स प्लस ऑक्सीजन। तो ये दोनों जब मिलते हैं सो वी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे इसका प्लस का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रही है एंड वी विल गेट दीज टू थिंग्स। नो, दिस इज नॉट द प्रोसेस। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दीज आर द टू सबस्ट्रेट। वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बिल्कुल स्टार्ट में वो जो सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज का या जो कोई और भी, तो वो हमारे पास प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे यूटिलाइज होती है? दिस इज द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इन द लास्ट स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन। तो ये दोनों अलग-अलग जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ऑक्सीजन मिली और हमारे पास क्या चीज़ बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हमारे पास क्या बनता है? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास रिस्पिरेशन का वाटर है, एंड वी विल आल्सो गेट एनर्जी, जिसके लिए ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वी हैव C6H12O6 विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स which will result in the 6 carbon dioxide, 6 water molecules, energy, and energy किस फॉर्म में होती है? It is in the form of ATP as well as in the form of a heat, because heat is also a form of energy। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन की, तो हमेशा याद रखें ऑक्सीजन जब भी यूटिलाइज हो रही होती है, कार्बन नंबर के मुताबिक जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की जिसके कार्बन नंबर 12 है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में हमेशा 12 ऑक्सीजन लिखते हैं, बिकॉज हर एक कार्बन नंबर के लिए जो है एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होता है। तो जितने यहाँ पे कार्बन का नंबर होगा उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो यूटिलाइज होंगे। तो याद रखें हमेशा, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सबस्ट्रेट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबस्ट्रेट हमने सुक्रोज कर लिया, तो सुक्रोज अगर सबस्ट्रेट आएगा तो सुक्रोज के कार्बन नंबर जो है वो है C12, तो 12 नंबर का वो कंपाउंड है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑक्सीजन आएगा वो भी 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। और यहाँ पे भी जो हमारे पास इक्वेशन की नेचर, इक्वेशन का नंबर है, इट विल आल्सो चेंज। बट दिस पर्टिकुलर थिंग, एनर्जी, ये जो है ये एनर्जी जनरेट होगी, वो कितनी होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अब हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो मोस्टली जब हम बात करते हैं रिस्पिरेशन की, तो हम ग्लूकोज को ही लेते हैं एज ए सबस्ट्रेट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेल के पास ग्लूकोज की जो है वो एक अमाउंट जो है वो मौजूद हो जिसको कन्वर्ट किया जाए और उस एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाए। सो हाउएवर देयर आर मैनी अदर सोर्सेज एज वेल। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द state of the cell as well as the organism, other things, other substrate are also utilized, also used। disaccharide sucrose जो क्या है वो है डाइसेक्राइड, उसको भी यूज़ किया जा सकता है एज अ सोर्स, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली सक्रोज को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें जो हमारे पास शुगर बनती है जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फ्लोइंग में, वो सक्रोज की फॉर्म में होती है। तो रिस्पिरेशन में भी सक्रोज को ही रिस्पिरेशन भी सक्रोज से ही स्टार्ट होती है, सक्रोज का ही ब्रेक डाउन होता है बजाय के ग्लूकोज का। तो डाइसेक्राइड सक्रोज कैन बी अ सबस्ट्रेट, हेक्सोज फास्फेट्स and triose phosphates, hexose phosphate, those phosphate which have the sugars which have 6 carbons और उनके साथ phosphate जो है वो अटैच होता है। Triose phosphate, those sugars which have 3 carbon along with the phosphate from starch degradation and photosynthesis. So we are talking about the phosphates which result from the starch degradation and photosynthesis. तो starch की जब डिग्रेडेशन होती है तो हमारे पास उस पाथवे में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, या तो वो ट्रायोज फास्फेट्स होते हैं या वो हेक्सोज फास्फेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, तो दीज आर ऑल हेक्सोज फास्फेट्स। इसी तरह हमारे पास ट्रायोज फास्फेट्स हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं, ट्रायोज फास्फेट्स हमारे पास और बहुत सारे हैं जिनको जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जिस तरह, तो उसको हम क्या करते हैं ट्रायोज फास्फेट को, इट कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ process of respiration or glycolysis. Fructose containing polymers जिनको हम कहते हैं fructans and other sugars, so they can also be a substrate for the respiration. Lipids और lipids किस फॉर्म में? मोस्टली देयर आर ट्राईग्लिसराइड, ट्राईइसाइल ग्लिसरॉल,
इसमें क्या होता है कि वी हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल टू विच 3 फैटी एसिड्स आर अटैच। उसकी डिग्रेडेशन जब होती है तो वी विल आल्सो गेट, वी कैन आल्सो यूज इट as a substrate. Organic acid and on occasion protein. So we have a variety of compounds which can act as a source or which can act as a substrate for the process of respiration. तो ऐसा नहीं है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर या ग्लूकोज के ऊपर लिमिटेड है कि ग्लूकोज होगा तो रिस्पिरेशन को स्टार्ट किया जाएगा और एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सेल, कि सेल के पास कौन से मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं जिनसे एनर्जी जो है वो, सो दीज आर अल्टरनेटिव्स। प्लांट के पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज नहीं है तो वो डाइसेक्राइड सक्रोज को यूज़ करेगा, अगर वो भी नहीं है तो हेक्सोज फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट, एंड मेनली दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, दे आर related to one another, they are linked to one another. So these all the substrate can be used in the respiration. So here is the diagram. So we are starting, ये जो हम बात कर रहे हैं, we are talking about the plants, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. सो हियर वी हैव अ प्लास्टिड, साइटोसॉल and mitochondria. So these are there are two organelles and along with the cytoplasm. तो हम जब बात कर रहे हैं कि here प्लास्टिड में क्या हो रहा है, प्लास्टिड में स्टार्च की डिग्रेडेशन हो रही होती है, वी गेट हेक्सोज फास्फेट, वी गेट ट्रायोज फास्फेट and along with the pentose phosphate passage which is also occurring in the प्लास्टिड. तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं. ये जो डबल एरो का निशान है इसका क्या मतलब है कि these can be transported, ये इस प्लास्टिड से हेक्सोज फास्फेट को बाहर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये जो हेक्सोज फास्फेट आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस से, इस हेक्सोज फास्फेट को डायरेक्टली जो है वो प्लास्टिड में भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं. इसी तरह ट्रायोज फास्फेट हैं which formed during the degradation of the starch, they can also be transported across the membrane, जो इसको बाहर भी भेजा जा सकता है, एक्सक्रीट भी किया जा सकता है, और इसको फिर दोबारा ग्लाइकोलाइसिस वाले ट्रायोज को की इनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है. ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड जो हैं, दिस ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल से बाहर भी आ सकते हैं. और इसके साथ साथ हमारे पास CO2 जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल, ऐसा नहीं है कि हमेशा सुक्रोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, जब सिट्रिक एसिड साइकिल को लिपिड का ब्रेक डाउन भी फीड कर सकता है. तो ऐसा नहीं है कि ये एक साइड वन साइडेड प्रोसेस है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, और उसका एक एंड पॉइंट होगा. तो जो उसके रास्ते में या उसके मेटाबॉलिक पाथवे में जितने भी रिएक्शन हैं, उनके जो सबस्ट्रेट हैं, दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वो किसी भी सोर्स से हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. So we have NADH, we have FADH, we have oxidative phosphorylation, NADH which is formed during the ATP. So now organic acid कि जब उनके ऊपर रिएक्शन होता है, उन पर रिएक्शन होता है तो NADH और ATP बनते हैं, which are now feeding, the NADH is feeding the oxidative phosphorylation. तो ये हमारे पास है द इंटर रिलेटेड, हाउ द सबस्ट्रेट ऑफ द रिस्पिरेशन दे आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर.